हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है, समकालीन विश्व में सुरक्षा। इस चैप्टर को हम यहाँ पे करने वाले हैं। वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। जो भी आपके सिलेबस में चीज़ें हैं सारी कवर करूँगा और एक टॉपिक नया भी ऐड हुआ है वो भी आपको कराने वाला हूँ। तो सभी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी और कुछ चीज़ें डिलीट भी है आपके इस चैप्टर से, तो वो हटा दिया गया है। ठीक है, बाकी मैं आपको बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, समझना। और पेपर के लिए काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी आपको बताते चलूँगा। तो ये चैप्टर आपका है सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है, जिसमें सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है, मीनिंग और टाइप्स के को पढ़ना है। फिर टेररिज्म एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आपको मुझसे बात करनी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि सुरक्षा का अर्थ बताइए। देखिए, अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है, बिल्कुल शॉर्ट में 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आता है, तो आपको बस इतना ही लिखना है कि सुरक्षा का अर्थ है खतरे से आज़ादी। बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। ठीक है, यानी कि हम जब खतरे से आज़ाद हों तो हम अपने आप को सुरक्षित कह सकते हैं। लेकिन अगर और लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा हो तो इसके बारे में आपको डीप पता होना चाहिए, वो समझाता हूँ। देखिए बच्चे, होता क्या है कि मानव का जो अस्तित्व होता है और मानव का जो जीवन है वो हमेशा ही खतरे में रहता है। ठीक है, जब हम घर से निकलते हैं तो खतरा जो है हमारे सिर पे मंडराने लगता है। हो सकता है कब कौन सी दुर्घटना हो जाए। तो इसको सोचकर आपको ये लग रहा होगा कि शायद हम घर में रहते हैं तो हम सेफ रहते हैं, घर से हम बाहर निकलते हैं तो खतरा हमें हमारे ऊपर आता है, ऐसा आप सोचेंगे। पर ऐसा नहीं है। देखिए, बाहर हम जाते हैं तो खतरा हो सकता है, लेकिन घर के अंदर भी अगर आप अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं तो वो भी गलत है। हो सकता है कई लोगों के साथ कुछ दुर्घटनाएं घर पे भी हो जाती हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ना तो हम घर पे सुरक्षित हैं, ना ही हम बाहर सुरक्षित हैं, हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। ठीक है, तो क्या अब ऐसे में हम हर खतरे को खतरा मान लें? छोटी छोटी चीज़ों को भी क्या खतरा मान लें? मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूंगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है आसानी से समझ में नहीं आता बच्चों को, तो आप ध्यान से समझिए एग्जाम्पल से। देखिए, जैसे कि मान लीजिए अभी न्यूज़ में सुना था मैंने, 1-2 दिन पहले की बात है कि एक जगह पे कुछ लोग एक परिवार में एक कमरे में बैठ के टीवी देख रहे थे और टीवी में ब्लास्ट हो गया। उसमें एक व्यक्ति की डेथ हो गई और बाकी जो मेंबर थे वो घायल हो गए। तो अब आप ये सोचिए कि टीवी तो सभी घरों में होता है, लगभग सभी लोग टीवी देखते हैं। क्या हमने कभी टीवी को खतरा माना है? नहीं माना। तो समझो, इसी तरीके से आपने देखा होगा कि सभी के किचन में गैस सिलेंडर होता है। कई बार आपने सुना होगा कि सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिससे किसी की डेथ हो गई या कोई घायल हो गया। तो मतलब हम घर में भी सुरक्षित नहीं है। कई बार ऐसा होता है किसी का घर ही गिर जाए, वो भी मर जाए। ठीक है, मलबे में दब गया, ऐसा हो जाता है। तो हम मतलब ना तो हम बाहर सुरक्षित है, ना हम घर में सुरक्षित हैं, हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन अब हम क्या है, हम ऐसी चीज़ों को खतरा नहीं मानेंगे। यानी गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया तो इसको हम खतरा नहीं मानेंगे। मान लीजिए टीवी जैसे टेलीविजन जो था वो ब्लास्ट हो गया, इसकी वजह से डेथ हो गई, इसको खतरा नहीं मानेंगे। हम किस चीज़ को खतरा मानेंगे? ठीक है, खतरा हम उसे मानेंगे जिससे हमारे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। ठीक है, ऐसे तो भाई छोटी छोटी चीज़ों से पता नहीं क्या क्या हो जाता है। बिजली है, हर घर में बिजली होती है, कई बार लोगों को करंट लग जाता है, करंट से मर जाते हैं लोग। तो क्या इसे बिजली को ही मतलब लगाना, यूज़ करना बंद कर दे? नहीं, ऐसी चीज़ों को खतरा नहीं मानेंगे। तो यही बस आपको अपने दिमाग में समझना है कि किसको हमें खतरा मानना है और किसको हमें खतरा नहीं मानना है। तो जिससे व्यापक रूप से हमें खतरा हो, गंभीर रूप से हमें खतरा हो, ठीक है, जिससे हमारे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो, उसी को खतरा मानेंगे। ये आपको चैप्टर समझाता है, पूरे चैप्टर में यही बातें हैं। तो देखिए, अब समझिए, मानव के अस्तित्व को यानी मानव के जीवन को हमेशा खतरा रहता है। घर से निकलते ही हमारे ऊपर खतरा मंडराने लगता है। लेकिन इसका मतलब आप ये मत सोचना कि हम घर पे सुरक्षित हैं। ठीक है, अगर आप ये सोचो कि आप घर पे सुरक्षित हो तो ये भी आपकी भूल है, क्योंकि घर पे भी कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में हर खतरे को हम खतरा नहीं मानेंगे, हम केवल ऐसे खतरे को खतरा मानेंगे जिससे हमारे जीवन के केंद्रीय मूल्यों का खतरा हो। ठीक है, अब जीवन के केंद्रीय मूल्यों का क्या मतलब है? यहाँ पे केंद्रीय मूल्यों का मतलब है व्यापक खतरे, जो बहुत बड़े लेवल का खतरा हो सकता है, जो काफी गंभीर खतरा हो सकता है, हम केवल उसे खतरा मानेंगे। ठीक है, ऐसे खतरे जिन्हें रोकने के उपाय नहीं किए जाए तो वो बहुत भयंकर क्षति देते, तो उसे हम खतरा मानेंगे। ठीक है, अब आपको ये समझ में आया होगा कि छोटी छोटी चीजों को हम खतरा नहीं मानेंगे। कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो किसी के साथ हो जाते हैं, वो अलग मुद्दा है,
लेकिन कोई ऐसा खतरा जिसे व्यापक रूप से खतरा हो, सभी को खतरा हो, तो उसको हम खतरा मानेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सुरक्षा की। देखिए, सुरक्षा को हम दो हिस्सों में बांट के देखेंगे। सुरक्षा की जो धारणा होती है उसको दो हिस्सों में बांट के देखते हैं। एक तो है पारंपरिक धारणा और एक है अपारंपरिक धारणा। ठीक है, तो पारंपरिक धारणा को हम दो हिस्सों में देखते हैं, एक बाहरी सुरक्षा और एक आंतरिक सुरक्षा। तो सबसे पहले हम पारंपरिक धारणा को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे अपारंपरिक धारणा पे। ठीक है, तो पारंपरिक धारणा में क्या है कि पहले बाहरी सुरक्षा को ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो बाहरी सुरक्षा को ही पढ़ लेते हैं। देखिए, होता क्या है, ऐसा हम मानते हैं, ज्यादातर सभी यही मानते हैं कि जो खतरे होते हैं वो हमें देश की सीमा रेखा के बाहर से होते हैं, जिसको हम एक बाहरी खतरे के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे भारत का एक मैप बनाने का प्रयास करता हूँ। आप ध्यान से वीडियो को देखिए। मैं यहाँ पे एक मैप क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। यस, ठीक है, देखिए बहुत अच्छा नहीं बना, बट बनाने की कोशिश की, आप समझ जाएंगे। तो ये मैंने जैसे मान लीजिए भारत का नक्शा बना दिया, तो भारत के पड़ोसी देश हैं, यहाँ पे पाकिस्तान आपको दिख जाएगा, चाइना दिख जाएगा। ठीक है, हमें मतलब इन पड़ोसी देशों से खतरा हो सकता है, यानी बाहर से मान लो कोई किसी देश की सेना हम पे हमला करे, तो उसे हम कौन से खतरे में लेंगे, बाहरी खतरा। यानी कि जो देश की सीमा रेखा के बाहर से जो खतरा है उसको हम बाहरी खतरे के रूप में देखते हैं। तो बाहरी सुरक्षा को समझिए क्या मतलब हमारे दिमाग में होती है चीजें। तो बाहरी सुरक्षा के अंतर्गत सैन्य खतरे को सबसे ज्यादा खतरनाक समझा जाता है। अब ध्यान दीजिए इस चीज पे कि बाहरी सुरक्षा के अंतर्गत जो सैन्य खतरा होता है उसको हम सबसे ज्यादा खतरनाक मानते हैं। इसमें क्या होता है, खतरे का जो स्रोत होता है यानी जो सोर्स होता है वो कोई दूसरा देश होता है। देखिए, क्योंकि अपने देश की सेना अपने देश में तो आक्रमण करेगी नहीं, जाहिर सी बात है किसी दूसरे देश की सेना होगी वो। तो ऐसे में हमें खतरा किससे, किसी दूसरे मुल्क से खतरा होता है। सैन्य हमले में सिर्फ सैनिकों को नहीं मारा जाता। आप ये मत सोचिए कि सैन्य हमला हो रहा है तो केवल सैनिक ही मारे जाएंगे। इसमें कई बार आम नागरिक, आम लोग, बेकसूर लोग भी इसमें क्या होते हैं, मारे जाते हैं। सैन्य हमले से किसी देश पर हमले द्वारा वहां की सरकार का हौसला तोड़ा जाता है। क्यों, मतलब ये सेना के द्वारा हमला किया जाता है ताकि उस देश की जो सरकार है उसका हौसला तोड़ा जाए। ठीक है, इसलिए ये हमले होते हैं। और बाहरी सुरक्षा में हमें जो खतरा होता है वो हमें हमारे पड़ोसी मुल्क से हो सकता है। आप देखोगे दुनिया भर में अगर दो देशों के बीच में युद्ध, तो ज्यादातर ऐसा भी हुआ है कि वो कई पड़ोसी देश रहे हैं जो आपस में क्या हुए हैं, लड़ गए हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है दुनिया भर में ऐसे। तो ऐसे में खतरा में किससे होता है, किसी पड़ोसी मुल्क से होता है। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आया, बाहरी सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा में हम किसको खतरा मानते हैं, सैन्य खतरे को, जो किसी दूसरे मुल्क की सेना के द्वारा आक्रमण किया हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमें पता होता है कि पड़ोस का कौन सा देश, देखो अगर हम अपने मैप में देखेंगे, आप वर्ल्ड मैप को देखोगे तो भारत के पड़ोसी देश आपको दिख जाएंगे। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके पड़ोस का कौन सा देश है जो ज्यादा ताकतवर है। और जो ज्यादा ताकतवर है तो उससे हमें पता लग जाएगा कि आने वाले समय में हमें उस देश से खतरा हो सकता है। जैसे चीन जो है वो ताकतवर है, तो ऐसे में हमें चाइना से पहले भी खतरा था और आगे भी आने वाले समय में खतरा हो सकता है। किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में तीन विकल्प होते हैं। अब ये विकल्प समझिए, मान लीजिए कहीं पे युद्ध हो जाए दो देशों के बीच में, ऐसे में जो उसकी सरकार होती है उसके पास तीन ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है सरेंडर, यानी आत्मसमर्पण कर दे, सीधा भाई सरेंडर ही कर दे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन होता है कि दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध के मान ले, यानी जो दूसरी पार्टी है, दूसरा पक्ष है, वो जो भी मतलब उसकी जो भी डिमांड है, जो भी मांग है, उसको मान लो बिना किसी युद्ध के। एक ऑप्शन ये हो सकता है। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि ना तो हम आत्मसमर्पण करेंगे, ना हम दूसरे पक्ष की बात को मानेंगे, बल्कि युद्ध करेंगे और युद्ध हो जाने पर हम अपनी रक्षा करेंगे और इतना प्रयास करेंगे कि सामने वाले को हम इतना ज्यादा मतलब नुकसान पहुंचाएं कि वो खुद ही डर के मतलब युद्ध से पीछे हो जाए। या तो हम ये कोशिश करेंगे या फिर हम हमलावर को पराजित करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये तीसरा ऑप्शन होता है युद्ध में। ठीक है, तो ये हो गया। यहां से देखो, यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में ये बाहरी सुरक्षा का पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कमेंट में पूछूंगा, आप मुझे आंसर देना कि बाहरी सुरक्षा, बाहरी जो जैसे दूसरे देश की जो सेना होती है हमें उससे ज्यादा नुकसान होता है, या देश के जो आंतरिक जो मुद्दे होते हैं, आंतरिक लड़ाई झगड़े दंगे युद्ध हो जाते हैं, हमें उससे ज्यादा खतरा होता है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि बाहरी देशों की सेना से ज्यादा खतरा है या देश में होने वाली जो गतिविधियां उससे ज्यादा खतरा है, तो आप कमेंट में बताइए। ठीक है, एक टॉपिक आता है शक्ति संतुलन। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसको आप बिल्कुल नोट डाउन कर लो, याद कर लो, लिख लो, जो करना हो करो, पर इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल अच्छे से एक एक पॉइंट आपका याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार पेपर में पूछा गया है। तो चलिए समझते हैं शक्ति संतुलन।
देखिए शक्ति संतुलन का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई देश है, मान लीजिए हम क्या है, हम भारतीय हैं, ये हम इसमें मानना भी क्या है, ये तो हम हैं ही। ठीक है, तो आपको बस इतना समझना है कि हम भारतीय हैं, हम भारत देश के निवासी हैं। अब ऐसे में हम क्या करेंगे, हम अपने पड़ोसी देशों को देखेंगे, जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, ये सारे हमारे पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान हो गया। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कौन सा देश ऐसा है जिसकी सैन्य क्षमता हमसे ज्यादा है, कौन सा देश हमारा पड़ोसी देश ऐसा है जिसकी ताकत हमसे ज्यादा है, जिसके पास हथियार हमसे ज्यादा है, जो आर्थिक रूप से मजबूत हमसे ज्यादा है। तो हमें क्लियर पता लग जाएगा कि भाई हमारे से ऊपर अगर हम देखते हैं तो चीन है। ठीक है, बाकी तो सारे नीचे ही हैं। तो अब आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा कि इस देश से हमको क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो ऐसे में क्या करेंगे, जैसे मान लो भारत के पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चाइना, CS से चाइना और IN से इंडिया। ठीक है, मान लो भारत के पास 200 हथियार हैं और इसके पास 240 हथियार है, मान लो। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो भारत क्या करेगा, भारत कोशिश करेगा कि शक्ति संतुलन बने, दोनों के बीच में पावर बैलेंस बने। तो भारत भी क्या करेगा, 40 हथियार उसके जो बराबर हथियार लाने की कोशिश करेगा, ताकि हम भी क्या हो जाए, उसके बराबर हो जाए। अब जब दोनों ही मतलब बराबर हो जाएंगे हथियार के रूप में, सेना के रूप में, सैन्य क्षमता के रूप में, आर्थिक रूप में, तो कहीं ना कहीं हम क्या, हमारे बीच में क्या हो जाएगा, शक्ति संतुलन हो जाएगा। हर देश चाहता है कि उसके पड़ोसी देशों से उसका शक्ति संतुलन हो, उसके पक्ष में हो। ठीक है, ताकि जब दोनों ही ताकतवर होंगे, दोनों ही पावरफुल होंगे, तो युद्ध होने के चांस भी कम हो जाएंगे। तो इसीलिए शक्ति संतुलन जरूरी होता है। तो आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। अब चलिए समझते हैं हम लिखित में जो लिखा हुआ है। कोई देश अपने अड़ोस पड़ोस में देखने पर यह पाता है कि कुछ मुल्क जो है वो छोटे हैं, तो कुछ देश जो है वो बड़े हैं। ऐसे में सीधा इशारा मिल जाता है कि भविष्य में किस देश से उसको ज्यादा खतरा हो सकता है। ठीक है, मिसाल के लिए एग्जांपल आपको दे रखे कि मान लो कोई पड़ोसी देश, संभव है कि वो ये ना कहे कि वो हमले की तैयारी में जुटा है। ठीक है, क्योंकि कई देश ऐसे होते हैं वो बताते थोड़ी हैं कि हम तुम पे हमला कर देंगे। हमें हो सकता है कि हमें लगे कि आज हमारे उस देश से रिलेशन अच्छे हैं, तो भविष्य में भी रहेंगे। हो सकता है कि भाई हमें बिल्कुल अंदाजा ना हो कि वो हम पे हमला कर सकता है, जैसे भारत और चीन के बीच में हुआ था। नेहरू जी को चीन पे बहुत भरोसा था कि चीन हम पे कभी आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन पटेल जी ने उन्हें समझाया था कि चीन से बच के रहो, उसके तरीके सही नहीं है, लेकिन नेहरू जी ने नहीं मानी और एक समय में क्या हुआ, चीन ने आक्रमण कर दिया। तो हमें पता थोड़ी था कि ऐसा हो जाएगा। ऐसा ही यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि जरूरी नहीं कोई पड़ोसी देश संभव हो कि मतलब आपको ये हमले की ये दिखाए कि मैं हमले की तैयारी में जुटा हूं। हमले का हो सकता है कोई कारण भी ना हो। ठीक है, कोई कारण भी ना हो और कोई तैयारी भी ना हो, ऐसा हमें लग रहा हो, फिर भी ये देखकर हमें पता लग जाएगा कि कौन सा देश जो है वो ताकतवर है अड़ोस पड़ोस में। ठीक है, तो हमें यह अंदाजा लग जाता है कि भविष्य में कौन हम पे हमलावर हो सकता है, किससे हमको ज्यादा खतरा हो सकता है। तो इस वजह से हर सरकार दूसरे देश से अपनी शक्ति संतुलन को लेकर संवेदनशील रहती है, हमेशा चाहती है कि पड़ोसी देश जो भी उससे ज्यादा ताकतवर हो उससे शक्ति संतुलन बना रहे, यानी उसके बराबर हथियार में हो जाए, सैन्य क्षमता में उसके बराबर हो जाए। ठीक है, हर मामले में उससे बराबर होना चाहता है। कोई सरकार दूसरे देश से शक्ति संतुलन का पलड़ा अपने पक्ष में बैठाने के लिए पूरी कोशिश करती है। ठीक है, जो देश नजदीक हो, जिनके साथ अनबन हो, या जिन देशों के साथ पास्ट में कोई लड़ाई हो चुकी हो, अतीत में कोई लड़ाई हो चुकी हो, तो उससे शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने पे ज्यादा जोर दिया जाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे भारत और चीन के बीच में 1962 में आपको पता है युद्ध हुआ था, जिसमें भारत की हार हुई थी। तो ऐसे में भारत हमेशा चीन से शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, हमेशा, क्योंकि उसे खतरा रहेगा कि आने वाले समय में दोबारा युद्ध ना हो जाए। ऐसे में अगर भारत अपनी ताकत उसके बराबर कर लेता है तो शक्ति संतुलन बन जाएगा, तो युद्ध के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद क्या है कि शक्ति संतुलन बनाए रखने की ये कवायद जो है वो ज्यादातर सैन्य शक्ति को बढ़ाने में होती है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और समझिए, क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि केवल हम सेना को बढ़ा लें, केवल हम हथियार को बढ़ा लें तो इसी से शक्ति संतुलन बन जाएगा, तो ये गलत है। सेना और हथियार बढ़ाना एक प्रोसेस, एक स्टेप जरूर है, लेकिन हमें आर्थिक रूप में भी मजबूत होना पड़ेगा उसकी जैसे, और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हमें उसके बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि यही तो सैन्य शक्ति का आधार होती है। मान लो आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हो, टेक्नोलॉजी सही हो ना, और हम हथियार पे ज्यादा जोर दें, तो ऐसे में कहीं ना कहीं शक्ति संतुलन नहीं बनता। ठीक है, हमें मतलब हर रूप में उसके बराबर होना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब बात करते हैं बाहरी सुरक्षा के उपाय। तो बाहरी सुरक्षा आपको समझ में आ गया है, शक्ति संतुलन आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब बाहरी सुरक्षा के क्या उपाय हो सकते हैं, देखिए। तो देखिए, बाहरी सुरक्षा का उपाय यह है कि सबसे पहले अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करना, अपने देश की सेना को
अधिक सैनिक भर्ती करना हो सकता है, उनको जो लेटेस्ट हथियार हैं, आधुनिक जो तकनीक है उस वो वाले हथियार प्रोवाइड कराना, ठीक है, सेना को ट्रेनिंग देना, ये सारे काम हो सकते हैं। सैन्य शक्ति को मजबूत करना, अपना रक्षा बजट को बढ़ाना। दूसरा है कि युद्ध के लिए तैयारी रखना, जैसे कि जो गलती भारत से हुई थी, पटेल जी ने नेहरू जी को कहा था कि चीन आने वाले समय पे हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, पूरी चेतावनी दी थी, पूरा समझाया था, ठीक है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं माना और बाद में युद्ध हुआ तो उसका नुकसान हुआ। तो कोई भी देश अगर तैयार नहीं रहता, उसकी तैयारी नहीं रहती हमेशा, तो ऐसे में क्या होगा, उसको नुकसान होगा। तो हमेशा मतलब हमें तत्पर रहना चाहिए कि कोई भी हम पे आक्रमण करे तो हम तुरंत उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके। तो ऐसे में युद्ध के लिए तैयारी रखना, शक्ति संतुलन स्थापित करना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पावर बैलेंस होना चाहिए, दोनों बराबर होंगे तभी युद्ध के चांस कम होते हैं। फिर क्या है, गठबंधन की नीति, एक अच्छा पॉइंट है गठबंधन। हम क्या करें, पहले से कई सारे देशों के साथ मित्रता की संधि कर ले, गठबंधन बना ले, ताकि कल को अगर हमारे ऊपर आक्रमण हो तो हम उससे तुरंत हेल्प ले सके। तो ये गठबंधन भी क्या है, एक अच्छा तरीका है। तो ये तो था बाहरी सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा में हमें देश की सीमा रेखा के बाहर से जो खतरे होते हैं उसको महत्व देते हैं। लेकिन अब है आंतरिक सुरक्षा। अब आंतरिक सुरक्षा जो है ये आपको देखनी है, ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कई बार क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या माना जाता है कि हमें जो खतरा है, इसमें ऐसा माना जाता है कि हमें खतरा जो है वो देश की सीमा रेखा के अंदर है, यानी हमें बाहर से खतरा ना होकर हमें देश के अंदर खतरा है। देश के अंदर भी देखो कई बार ऐसा हो जाता है, हिंसक घटनाएं हो जाती हैं, दो समुदाय आपस में लड़ जाते हैं, सांप्रदायिक हिंसा हो जाती है धर्म को लेकर, ठीक है, धार्मिक मुद्दों को लेकर, अलगाववाद वाले आंदोलन हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा पत्थरबाजी ये सब हो जाता है, नक्सलवाद, आपने देखा नक्सलवादी जो घटनाएं देश में उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जातीय हिंसा देश के अंदर हो जाए या राजनीतिक अस्थिरता हो जाए, तो ये भी मतलब जितने आप बाहरी खतरों को महत्व देते हो उतना आंतरिक खतरे भी महत्वपूर्ण है। और कई बार तो ऐसा होता है कि ज्यादातर देखा गया है कि आंतरिक खतरे ज्यादा खतरनाक साबित हुए हैं बाहरी खतरों से, ठीक है, तो ये भी होता है। तो इसके बाद देखते हैं आंतरिक खतरे अधिक हानि पहुंचाते हैं, इसमें ज्यादा लोग मारे जाते हैं, ठीक है, बाहरी, क्योंकि एग्जाम्पल में आप देखोगे जैसे कि मान लो भारत के पाकिस्तान से कितने युद्ध हुए हैं, 4 युद्ध हुए हैं, चाइना से कितने युद्ध हुए हैं, 1 युद्ध हुआ है। तो इतने मतलब पिछले 40 50 60 साल में आप देखोगे तो केवल हमने बाहर से 5 युद्ध लड़े, और उसमें जो भी नुकसान हुआ हो, जितने भी लोग मारे गए हैं वो एक अलग है। लेकिन देश के अंदर अगर आप देखोगे तो इतना ज्यादा नुकसान हुआ होगा पिछले 50 60 सालों में, जो कि बाहरी इनके मुकाबले इससे कहीं ज्यादा हमें आंतरिक रूप से नुकसान हुआ होगा, जिसमें हिंसा की घटना, सांप्रदायिक हिंसा या और भी कई चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, आपने आंतरिक और बाहरी समझ लिया, सुरक्षा के पारंपरिक तरीके बताओ। ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि सुरक्षा के पारंपरिक तरीके कौन से हो सकते हैं। तो देखिए कई सारे तरीके हैं, आप इसमें से नोट कर सकते हैं। पेपर में मान लो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, मान लीजिए 4 नंबर में, 6 नंबर में, तो आप ये पॉइंट याद रखो, ये पॉइंट आपको क्या करना है वहां पे लिख सकते हो। तो मैं समझाता हूँ, देखिए जैसे सबसे पहले है हिंसा का इस्तेमाल कम करना, हिंसा का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, और अगर जरूरत भी पड़ रही है तो कम से कम, ठीक है, ये है। दूसरा क्या है, युद्ध नहीं करना चाहिए, और युद्ध हो तो न्याय युद्ध हो। न्याय युद्ध का मतलब क्या होता है, देखिए न्याय युद्ध का मतलब ये होता है जरूरत पड़े तो ही युद्ध हो, बेफिजूल में किसी से युद्ध नहीं, और युद्ध उचित कारणों से हो, कुछ उसके पीछे उचित कारण होना चाहिए, या तो आत्मरक्षा के लिए करो, या दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए युद्ध होना चाहिए, या युद्ध के साधनों को सीमित, और इसमें क्या होता है कि युद्ध के साधनों का प्रयोग जो है वो कम से कम करना चाहिए, यानी कम से कम हथियार प्रयोग करने चाहिए। और युद्धरत सेना, जो मतलब जो सेना युद्ध में लगी हो, उसको क्या चाहिए कि जो उसके सामने जो शत्रु हैं, मान लो कोई निहत्था व्यक्ति आ जाए या फिर कोई दूसरा सैनिक, सामने वाली जो सैनिक है वो आत्मसमर्पण करते हैं, तो ऐसे में उनको मारना नहीं चाहिए, ठीक है, मारना, यहाँ पे मारना आएगा, यहाँ पे निहत्या आएगा, ठीक है, टाइपिंग की मिस्टेक है, माफी चाहता हूँ। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। सेना का उतना ही प्रयोग हमें करना चाहिए जितना आत्मरक्षा के लिए जरूरी हो, और हथियारों का बल का प्रयोग भी उतना ही करना चाहिए जितना जरूरी हो, और बल का प्रयोग तभी करें जब सारे उपाय असफल हो गए हों, ठीक है, तभी बल का प्रयोग करें। तो ये कुछ मतलब आप सुरक्षा के पारंपरिक तरीके में ये आंसर लिख सकते हो। इसके बाद एक और पॉइंट हो सकता है, ये अच्छा है, ये पेपर में कई बार पूछ लेते हैं, सेपरेट पूछ लेते हैं इसको, ठीक है, तो इसलिए मैंने अलग लिख रखा है, निरस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण। इसमें क्या होता है बच्चे कि जो हथियार होते हैं उस पर नियंत्रण, हथियार नियंत्रण करना, ठीक है, या फिर हथियारों पे रोक लगाना, इस तरीके की चीजें होती हैं। और आपस में विश्वास बहाली हो, यानी हथियारों पे रोक लगाई जाए, हथियारों पे नियंत्रण किया जाए और विश्वास बहाली हो, ये भी तरीके हो सकते हैं। और निशस्त्रीकरण की मांग जो होती है वो, उसमें क्या होता है कि कोई देश, राज्य का मतलब यहाँ पे देश से समझना, ठीक है, कोई देश चाहे उनका आकार, ताकत या प्रभाव कुछ भी हो, कुछ खास किस्म के हथियारों से बाज आए, यानी कुछ ऐसे कुछ खास किस्म के हथियारों पे कंट्रोल करें।
ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, आपस में कुछ संधियां कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1972 में एक BWC नामक संधि हुई थी जिसको जैविक हथियार संधि कहते हैं, और 1992 में एक CWC नामक संधि हुई थी जिसको रासायनिक हथियार संधि कहते हैं। ठीक है, इस संधियों में ऐसे हथियार को बनाना और रखना प्रतिबंधित कर दिया गया था जिससे मतलब काफी ज्यादा नुकसान हो सके। ठीक है, और 155 से ज्यादा देशों ने BWC और 181 से ज्यादा देशों ने CWC पे साइन करे थे। इन दोनों संधियों पर दस्तखत करने वालों में सभी महाशक्तियां शामिल हैं। ठीक है, जितनी भी महाशक्तियां थी वो सारी शामिल थी, लेकिन महाशक्तियों की बात करें तो अमेरिका तथा सोवियत संघ जो है सामूहिक संहार के अस्त्र यानी परमाणविक हथियार का विकल्प नहीं छोड़ना चाहते, दोनों ही नहीं छोड़ना चाहते। तो ऐसे में क्या हुआ, दोनों ने कुछ अस्त्र नियंत्रण संधि का सहारा लिया। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा शीत युद्ध का दौर एनसीईआरटी में, तो आपने पढ़ा होगा कि 1960 के दशक में जो यूएसए था और जो यूएसएसआर था, दोनों ने 3 संधियां करी थी जिसके तहत उन्होंने अस्त्र नियंत्रण किया था। ठीक है, परमाणु परिसीमन प्रक्षेपास्त्र संधि कुछ ऐसे थी, परमाणु अप्रसार संधि। ठीक है, ये आपने इस तरीके से पढ़ा होगा। तो इस तरीके से 3 संधियां करी थी, ये उसी के जैसी संधियां, यानी कि हथियारों को हम कुछ नियंत्रित कर लेंगे, कुछ उस पर लिमिटेशन लगा लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। अपारंपरिक, देखो वो पारंपरिक पढ़ रहे थे, पारंपरिक में ही बाहरी होता है सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा होता है, फिर शक्ति संतुलन वगैरह, वो सब कुछ पारंपरिक था। अब हम पढ़ेंगे अपारंपरिक धारणा, तो इसे समझिए। देखिए ये पेपर में कई बार आ जाता है, और पारंपरिक और अपारंपरिक में बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप इनको लिख लेना अलग से ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, पेपर में गलत ना करना। देखो, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में केवल सैन्य खतरों को नहीं, देखिए केवल सैन्य खतरों को नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व पर चोट करने वाले जो व्यापक खतरे होते हैं उसको शामिल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई हिंसा हो, खून खराबा हो, अकाल हो जाए, महामारी आ जाए, कोई आपदा आ जाए। ठीक है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, आतंकवाद हो गया, बीमारियां हो गई, ये सब क्या हो जाएगा, ये ये सुरक्षा के अपारंपरिक जो खतरे हैं उसमें ये हम देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं खतरे के नए स्रोत, इसको आप बिल्कुल नोट कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा मैं, ये जितनी बार इस चैप्टर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन इतनी बार कभी भी रिपीट नहीं हुआ। सबसे ज्यादा इस चैप्टर से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि खतरे के नए स्रोत बताइए। तो देखिए 5-6 पॉइंट बताऊंगा, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है और कई बार 4 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो जैसे पूछा जाए वैसे ही आपको पॉइंट लिखने हैं। आतंकवाद खतरे के नए स्रोत के रूप में, आतंकवाद पे अलग से टॉपिक जुड़ा हुआ है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, लास्ट स्लाइड में आतंकवाद को डिटेल में बताऊंगा। निर्धनता भी खतरे का नया स्रोत है। अब आप सोचोगे कि गरीबी कैसे स्रोत हो जाएगा खतरे का, तो गरीबी भी स्रोत है। गरीबी होगी तो कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, तो ये भी एक खतरे का स्रोत है। महामारी आ जाए, जैसे कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से पूरी दुनिया बेहाल हो गई थी, कितने लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो मारे गए बेचारे। तो ये भी महामारी जो है, ये भी खतरे के नए स्रोत हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है आज के समय में, धीरे धीरे आप देख रहे हो कि ग्लोबल वार्मिंग पॉल्यूशन वगैरह की वजह से बढ़ रही है, जिसके कारण क्या है, कहीं ना कहीं हमें टेम्परेचर में बदलाव देखने को मिल रहा है, वेदर जो है वो अचानक से बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वो सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। तो ये भी खतरे का नया स्रोत है, याद रखना। पोल्यूशन को हम रख सकते हैं, आपदा को भी रख सकते हो, शरणार्थियों की समस्या जो होती है उसको भी आप खतरे के नए स्रोत में रखोगे। जनसंख्या वृद्धि, इसको तो कोई समस्या ही नहीं मानता, लेकिन जनसंख्या वृद्धि भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि खतरे के नए स्रोत में। इसके अलावा जो बीमारियां, एड्स हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, ये भी खतरे के नए स्रोत में आएंगे। ठीक है, तो अब देखो, मान लो 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए तो 2 ही पॉइंट लिख देना, 4 नंबर में आ जाए तो 4 पॉइंट लिख देना, 6 नंबर में आ जाए तो 6 पॉइंट लिख देना। उसको 2-2, 3-3 लाइन में एक्सप्लेन कर देना पेपर के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद कई बार ना आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, बताइए अप्रवासी किन्हें कहा जाता है। तो जो लोग अपनी मर्जी से अपना देश छोड़ते हैं उनको हम अप्रवासी कहेंगे। शरणार्थी कौन होते हैं, जो मजबूरी में छोड़ते हैं, जैसे मान लो कोई युद्ध हो जाए, कोई आपदा आ जाए, कोई राजनीतिक संकट आ जाए जिसके कारण वो देश छोड़ रहे हैं, तो वो शरणार्थी हो जाते हैं। आंतरिक रूप से विस्थापित जन किसे कहते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया लेकिन वो देश की सीमा रेखा के अंदर है। जैसे मान लो कोई बिहार राज्य से दिल्ली आ जाए, कोई दिल्ली से पंजाब चला जाए, कोई पंजाब से
तमिलनाडु चला जाए, मतलब देश के अंदर ही जा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ठीक है। देश के अंदर ही अगर हम हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे आंतरिक रूप से विस्थापित, ठीक है। हम देश की सीमा रेखा से बाहर नहीं गए, दूसरे देश में नहीं गए, देश के अंदर ही जा रहे हैं, तो उसको आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है सहयोग मूलक सुरक्षा। ये भी पेपर में आता है, कम आता है लेकिन आ जाता है कई बार, और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो देखिए सहयोग मूलक सुरक्षा का मतलब क्या है, थोड़ा समझिए। देखिए क्या है कि आज इंसान के जीवन में कई प्रकार के खतरे हैं, आप जानते हो, अनेकों प्रकार के खतरे जो हैं हमारे जीवन में हैं, और इन खतरों से निपटने के लिए हमें क्या है, आपसी सहयोग की जरूरत है, ठीक है। हर जगह खतरे में सैन्य कार्रवाई से समस्या हल नहीं होती। अब एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे मान लो कोविड-19 की बीमारी आई, पूरी दुनिया में तबाही मच गई, अब इसमें सेना क्या कर लेगी, ठीक है। कई मुद्दे, कई समस्या ऐसी होती है जहां पे सेना, हथियार, पैसा, टेक्नोलॉजी काम ही नहीं आती। तो ऐसे में हमें जरूरत पड़ती है सहयोग की, कि सहयोग होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आतंकवाद या मानव अधिकारों की रक्षा में सैन्य शक्ति की भले जरूरत हो, लेकिन गरीबी मिटाने में तेल, धातु, आप्रवासी, शरणार्थी, महामारी, इन समस्याओं को हल करने में सैन्य शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। अधिकांश मामलों में सैन्य बल प्रयोग से मामला जो है बिगड़ता है। ऐसे में ज्यादा प्रभावी यही होता है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग से रणनीति बनाई जाए। सहयोग जो हो द्विपक्षीय हो, महादेशीय हो, क्षेत्रीय लेवल पे हो, वैश्विक स्तर पे हो, किसी भी स्तर पे हो सकता है, लेकिन आपस में सहयोग हो तो इसे हम सहयोग मूलक सुरक्षा के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। इसके और आगे देखिए, ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि खतरे की, जो मान लो कोई खतरा है तो उसकी खतरे का प्रकृति कैसी है, तो वैसे ही उसका मतलब क्या करना पड़ेगा, उसका इलाज करना पड़ेगा, उसको मतलब सुधारना पड़ेगा। सहयोग मूलक सुरक्षा के अलावा यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एनजीओ या फिर नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने सहयोगात्मक दृष्टि से काम किया है, ठीक है। कुछ संस्थाएं हैं जो काम करती हैं इसके लिए, तो संस्थाओं को, व्यक्तियों को, उसको भी हम रख सकते हैं इसमें। फिर क्या है कि सहयोग मूलक सुरक्षा में भी अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग किया जा सकता है। देखिए अंतिम उपाय, जब सारे उपाय फेल हो जाएं तब हम बल प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन ये दे रखा है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उन सरकारों से निपटने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे सकती है जो अपनी ही जनता को मार रही हो। मान लो कोई सरकार अपनी जनता को मार रही हो, तो ऐसे में यूएनओ फैसला ले सकता है कि उस सरकार से जनता को बचाया जाए, सरकार को गिराया जाए या जो भी किया जाए, उस पर हमला किया जाए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सहयोग मूलक सुरक्षा हो जाएगी। सहयोग मूलक सुरक्षा का मतलब क्या है, दो शब्दों में, दो सेंटेंस में अगर बोलें तो आप ये बोलो कि कुछ ऐसे मुद्दे विश्व में होते हैं जिसमें हमें कहीं ना कहीं सहयोग की आवश्यकता होती है, इसी को हम सहयोग मूलक सुरक्षा के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भारत की सुरक्षा की महत्वपूर्ण रणनीति। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी मैं आपको करा रहा हूं ना, इससे बाहर क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, एक भी जो भी आएगा इसी के अंदर से आएगा। तो वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखो। एनसीईआरटी में देखो 100% कंटेंट दिया होता है, तो उसका कम से कम 60% तो ऐसा होता है जो कभी पेपर में नहीं आता। केवल 40% ही कंटेंट ऐसा है जिसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। बट आपको वो 40 कैसे पता लग जाएगा, तो ये आप नहीं पता लगा पाओगे, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, हम जो है हम 12-14 साल से पढ़ा रहे हैं कि चीज़ को, हमें पता है कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या आता है क्या नहीं है, हमें अंदाजा है, लेकिन आपको इतना अंदाजा नहीं होगा। तो इसीलिए जो बता रहा हूँ इन चीज़ों पर आप फोकस जरूर करना, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर में आता है। ये देखिए ये क्वेश्चन ना मैं आपको सीधी लैंग्वेज में पढ़ूं कि भारत की सुरक्षा की 4 महत्वपूर्ण रणनीतियां बताइए, ऐसे आ जाता है। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं। एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मान लीजिए आपको भारत का प्रमुख बना दिया जाए, मान लो आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए देश का, तो आप भारत की सुरक्षा के लिए ऐसी कौन सी 4 रणनीतियां तय करेंगे जिससे भारत की सुरक्षा की जा सके। अब आपको उसने उसमें क्वेश्चन में डाल दिया है, यानी वैल्यू बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है उसको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होऊंगा तो मैं क्या करूंगा देश के लिए। तो ऐसे ही, तो वो 4 पॉइंट कैसे हो सकते हैं आप देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करेंगे। ये तो पहला पॉइंट आएगा, कोई भी हो सब यही करेंगे कि अपनी सेना को मजबूत करेंगे, ठीक है। उसको आधुनिक हथियार प्रोवाइड करें, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह प्रोवाइड करें, उनको हथियार, ट्रेनिंग जो भी चाहिए वो सब सुविधाएं उनको क्या करी जाए, प्रोवाइड कराई जाए। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना। तीसरा अंदरूनी समस्या से निपटना, और चौथा है सामाजिक और आर्थिक विकास। अब मैं इन पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो देखिए अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना, देखो भारत जो है उसको पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों तरह के खतरे का सामना करना पड़ता है।
ठीक है, भारत को खतरा जो है वो सीमा के बाहर से भी है, देश की सीमा के बाहर से और देश की सीमा के भीतर भी है। ऐसे में ठीक है, ऐसे में हमें क्या जरूरी है कि अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करें। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने दे रखा है, भारत को बाहर से आप देखोगे तो ये बाहरी युद्ध हुए, ठीक है, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, इनके साथ युद्ध हुए, ये तो हमारे एक तरह से बाहरी खतरे हो गए। अंदरूनी खतरों में अगर आप लिख सकते हो तो आपको पता है कि हिंसक झड़प हो जाती है, सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, ठीक है, दो समुदाय के बीच में दंगे हो जाते हैं, जातीय संघर्ष हो जाता है, तो अंदरूनी खतरे भी, दोनों तरह के खतरे हैं। ऐसे में हमें सैन्य क्षमता को मजबूत करना चाहिए, ठीक है। और ये पॉइंट भी याद रख लेना, कई बार पेपर में ये भी आ जाता है कि भारत ने अपना परमाणु परीक्षण कब किया, या फिर कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया। तो मई 1974 में, 1974 में पहला परीक्षण किया, और 1998 में अपना दूसरा करा। कहां पे करा था? तो राजस्थान के पोखरण में करा था, ठीक है। ये भी कहां पे किया था? पोखरण में किया था। तो कई बार पूछ लेते हैं, तो याद रखना। इसके बाद है अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना। तो भारत ने हमेशा ऐसे काम करे, देखो, गुट निरपेक्षता की नीति भारत ने अपनाई, संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मान भारत ने किया और उसको अंतिम पंच माना, यानी यूएनओ का जो फैसला होगा उसको हम मानेंगे, ये भारत कहता है। नेहरू जी ने एशिया एकता पे बल दिया, औपनिवेशीकरण का खुलकर विरोध करा। तो ये कुछ ऐसा है कि हम बाहरी जो संस्थाएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनके लिए उनका हम सम्मान करते हैं, और यूएनओ को हम अंतिम पंच मानते हैं कि कोई भी समस्या अगर वैश्विक समस्या हो तो उसको यूएनओ के मंच पे हम क्या कर सकें, उसको सुलझा सकते हैं, यूएनओ में उसको रखा जा सकता है। इसके बाद है अंदरूनी समस्या से निपटना। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी देश तब तक डेवलप नहीं रहेगा जब तक उसमें अंदरूनी समस्या है। जैसे देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, आप जानते हैं, कश्मीर, पंजाब, नागालैंड, मिजोरम, यहाँ पे आपने उग्रवादी समूह देखे, आतंकवादी हमले देखे हैं, और यहाँ पे क्या स्थिति रही है आपने समझाई है। अगर इन समस्याओं को सुलझाया नहीं जाता तो फिर देश का विकास नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना। तो ये चीजें, फिर अलगाववाद से निपटना, ये भी अंदरूनी समस्या, इसको सुलझाना, राष्ट्रीय एकता, गृह युद्ध, ठीक है, आंदोलन, नक्सलवाद। आंदोलन में वो वाले आंदोलन जो हिंसक आंदोलन होते हैं, ठीक है, अगर आंदोलन हिंसक नहीं है तो उसको फिर आप इस कैटेगरी में नहीं रखोगे। तो यहाँ पे आप यहाँ पे हिंसक आंदोलन लिख सकते थे, ठीक है। नक्सलवाद, ये कुछ समस्या जिससे निपटना, इन समस्याओं से निपटेंगे तो हमारे देश में क्या है, उसकी सुरक्षा की रणनीति बनेगी। फिर क्या है, सामाजिक और आर्थिक विकास। अब देखो, जब तक कोई देश सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं करता, कोई मतलब ताकतवर नहीं होगा सामाजिक आर्थिक रूप से, तो कहीं ना कहीं उसे दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ेगा, और जब दूसरे देशों पर निर्भर होंगे तो गुलामी का खतरा हो जाएगा। गरीबी से जनता को निकालना ये जरूरी है, अर्थव्यवस्था में सुधार करना ये जरूरी है, रोजगार उपलब्ध कराना ये जरूरी है, और सामाजिक आर्थिक विकास करना ये जरूरी है। ये सभी काम जरूरी है, तभी जाके यही रणनीति, मतलब आप कह सकते हो ये एक रणनीति है, अंतिम रणनीति, ठीक है। इसके बाद देखो, एक नया टॉपिक ऐड हुआ है आपके सिलेबस में, आतंकवाद, जो कि पहले नहीं था। आपके एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो 2 लाइन में आतंकवाद बता रखा होगा, ज्यादा नहीं बताया, लेकिन जो आपको सीबीएसई ने प्रोवाइड करा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और ये लाइनें आप बिल्कुल रट लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में, जो आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर है वहां पे भी क्वेश्चन दे रखा है, प्लस में पेपर में तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन। तो देखिए, आतंकवाद से हमारा तात्पर्य है क्रूर हिंसा, वॉयलेंस, एक ऐसी वॉयलेंस जिससे समाज में डर का वातावरण बनता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, आतंकवाद, ठीक है। इसका उपयोग जो है वो राजनीतिक और पंथिक, पंथिक मतलब ये पंथ वाला है, राजनीतिक या फिर पंथिक उद्देश्यों के अतिरिक्त कई अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। केवल राजनीतिक और पंथ के लिए नहीं किया जाता, और भी कुछ उद्देश्य होते हैं, लोगों में भय बिठाना, सरकारों का हौसला तोड़ना, कई सारे कारण होते हैं इसके। आतंक का एक व्यवस्थित प्रयोग प्राय हिंसक, विशेष रूप से दबाव साधन के रूप में काम करता है। क्या होता है आपको पता है, कई बार आतंकवादी जो होते हैं वो सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। आपने सुना होगा कि भाई कई बार वो मतलब हमले करते हैं और बोलते हैं बदले में हमारे ये जो 4 आतंकवादी तुमने गिरफ्तार कर रखे हैं उनको छोड़ दो। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, ऐसा रियल में भी होता है। तो कहीं ना कहीं आतंकवाद के जरिए सरकारों का हौसला तोड़ना, सरकार पे दबाव बनाना, ये भी किया जाता है। और आतंकवाद के तहत हिंसात्मक कार्य जिनका उद्देश्य क्या होता है, पंथिक हो सकता है या फिर राजनीतिक हो सकता है, या वैचारिक लक्ष्य यानी लोगों में आतंक उत्पन्न करना, ये इसका उद्देश्य हो सकता है, या फिर नागरिकों की जो सुरक्षा है उसको बाधित करना, ये हो सकता है, या फिर हिंसा और युद्ध करना, ये हो सकता है। तो ये आतंकवाद के उद्देश्य होते हैं, ठीक है। विश्व में आज के समय देखें तो कोई भी देश ऐसा नहीं है जो आतंकवाद से पीड़ित ना हो। आप देखोगे तो विभिन्न देश जो है वो आतंकवाद से पीड़ित हैं। तो कुछ देशों ने आतंकवाद को अच्छे और बुरे आतंकवाद में भी विभाजित करने का प्रयास करा है, जो कि हमारा देश बिल्कुल गलत मानता है।
आतंकवाद हमेशा बुरा होता है, आतंकवाद कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है, ये कहना है हमारे देश का। तो परंतु भारत ने इस भेद को सदैव असहमति दिखाई है। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने स्पष्ट किया है कि आतंकवाद अच्छे या बुरे में विभाजित नहीं किया जा सकता। ये एक वैश्विक समस्या है और इसका प्रतिकार जो है पूरी दुनिया को करना चाहिए। आतंकवाद गुड या बैड नहीं हो सकता, ठीक है, इसको केवल और केवल हम बैड ही बोलेंगे, बुरा ही बोलेंगे, गुड तो हो ही नहीं सकता, ये हमारे देश का कहना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरा चैप्टर आपको कराया है, न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं वो कराए हैं, एनसीईआरटी का कराया है, जो टॉपिक हटा हुआ है उसको हटा दिया है, सारे आपको बिल्कुल लेटेस्ट टू द सिलेबस कराया है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप, ठीक है। और आपके जो अक्टूबर में पेपर होने वाले हैं, आप कोई बच्चा मुझे उसकी डेट शीट भी कमेंट में जरूर लिख दें, ठीक है। अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो कमेंट में अपनी डेट शीट लिख दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए ला देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद, जय भारत।